नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मोदी सरकार आजकल लगातार ढोल पीट रही है कि भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन सच ये भी है कि 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर निर्भर हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब भारत में रहते हैं, लेकिन इस बीच एक राज्य ने चमत्कार किया है। यह राज्य है केरल। केरल में चरम गरीबी से निजात पाली गई है। आखिर कैसे हुआ यह चमत्कार? क्या है विकास का केरल मॉडल, जिस पर गोदी मीडिया तो चर्चा नहीं करता? उसकी रुचि केवल सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाली द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों में दिखती है, इस तरह की खबरों में नहीं, लेकिन दुनिया भर में इसकी चर्चा है। मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब, लेकिन केरल चलने से पहले चलते हैं बिहार, जहां चुनाव की बयार है, जुमलों की बहार है। चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच गए हैं बिहार। लगातार वोट मांगते हुए तमाम नए नए भाषा के चमत्कार दिखा रहे हैं। अपनी सभाओं में अटक दल, पटक दल, झटक दल, लटक दल जैसी सस्ती तुकबंदी कर रहे हैं। बेरोजगारी से जूझ रहे नौजवानों को रील बनाकर पैसा कमाने की सलाह भी दे रहे हैं। तमाम वादों की बौछार की जा रही है। गठबंधन और लठबंधन जैसी चुटकुलेबाजी हो रही है, लेकिन इस बात पर चर्चा कहीं नहीं हो रही कि 20 साल के एनडीए के शासन में बिहार में गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मसलों का क्या हाल है, जिसके लिए सरकारें दरअसल बनाई जाती है। पूरी कोशिश हो रही है कि बिहार के चुनाव में झटका या हलाल के सवाल पर वोट पड़े, न कि शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी के। हकीकत यह है कि सुशासन के तमाम दावों के बावजूद बिहार का क्या हाल है? बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। तो क्या माना जाए कि महाबली मोदी और सुशासन बाबू नीतीश कुमार की सम्मिलित शक्ति, डबल इंजन की सरकार भी गरीबी के सामने बेबस है? क्या बिहार को गरीबी से निकाला नहीं जा सकता था? निकाला जा सकता था अगर ये शासक दलों के लिए कोई मुद्दा होता, लेकिन झटका और हलाल से वोट मिल रहे हों तो गरीबी हटाने जैसी बातों पर मेहनत क्यों की जाए? इसे समझने के लिए हमें असल केरला स्टोरी को समझना होगा, जिसने ये चमत्कार कर दिखाया है। ये स्टोरी है गरीबी उन्मूलन की। केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने चरम गरीबी को खत्म कर दिया है। चीन के बाद दुनिया का अकेला ऐसा क्षेत्र केरल है जहां चरम गरीबी को खत्म करने में कामयाबी पाई गई है, और नीति आयोग ने इसकी तस्दीक कर दी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन 1 नवंबर 2025 को, यानी जल्द ही, तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में केरल को आधिकारिक रूप से अत्यंत चरम गरीबी मुक्त राज्य होने की घोषणा करेंगे, औपचारिक रूप से। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन $2.15 यानी लगभग 180 रुपए से कम पर जीवन व्यतीत करता है, बल्कि अब ये ज़्यादा हो सकता है, इस समय डॉलर 90 के आसपास पहुंचने वाला है, तो ठीक है, 180 से ज़्यादा, इससे कम पर जो जीवन यापन करता है उसे चरम गरीबी में माना जाता है। भारत में इसके आकलन में बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को सम्मिलित किया गया है। कमाई के साथ साथ ये सब भी जोड़ा जाएगा। तो आखिर केरल ने यह चमत्कार कैसे किया? इसके लिए हमें केरल की वामपंथी सरकार के विकास के मॉडल को समझना होगा, जिसके केंद्र में नागरिक है। विकास का मतलब बड़ी इमारतें, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन, इसकी जगह नागरिकों का स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास वगैरह वगैरह। ये एक दिन में मिली उपलब्धि नहीं है। केरल में वाम मोर्चा और कांग्रेस की सरकारें उलट पलट कर बनती रही हैं, और तमाम असहमतियों के बावजूद इस मोर्चे पर दोनों में ही सहमति रही है कि विकास के केंद्र में आम आदमी को होना चाहिए। नीति आयोग के वर्ष 2021 के अध्ययन के अनुसार केरल में गरीबी की मात्रा थी, या गरीबी थी 0.7%, काफ़ी कम थी, देश में सबसे कम। और उसके बाद चरम गरीबी को खत्म करने के लिए विजयन सरकार ने योजनाबद्ध कार्यक्रम शुरू किया। क्या किया ये देखा जाए, जिससे अंदाजा लगेगा
कि कैसे ये गरीबी खत्म कर दी गई। राज्य भर में सर्वेक्षण हुआ तो पता चला 64,006 परिवार जो हैं वो अत्यंत गरीब हैं। उन्हें चिन्हित किया गया बाकायदा, और इन परिवारों को भोजन, स्वास्थ्य, आजीविका और आवास के आधार पर चयनित किया गया। यानी उनको भोजन नहीं मिल रहा है, उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, वगैरह वगैरह। सरकार ने व्यक्तिगत जो सूक्ष्म योजनाएं हैं उन्हें प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराई, जिसके तहत उनको उनकी तमाम तात्कालिक और दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा किया गया। इसके अलावा जिनके पास दस्तावेज नहीं थे, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड या दूसरे और दस्तावेज, उन्हें उपलब्ध कराए गए। और ये देखा गया कि ऐसे राज्य में 21,263 लोग हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उनके दस्तावेज बने। और फिर 3,913 परिवारों को घर दिया गया, 1,338 परिवारों को ज़मीन दी गई, 5,651 परिवारों की घरों की मरम्मत के लिए 2 लाख रुपए तक खर्च किए गए। इस तरह से इन सभी जो सबसे गरीब लोग थे उन्हें बाकायदा चिन्हित करके उनकी स्थिति को बदला गया। और ये यूं ही नहीं अफसरों पर छोड़ दिया गया, बल्कि प्रत्येक लाभार्थी के घर को जियो टैग किया गया ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अफसरों पर नहीं छोड़ा गया, एक एक घर की स्थिति, उसकी निगरानी की गई। और अब यह स्थिति है कि केरल में कोई परिवार या व्यक्ति चरम गरीबी की स्थिति में नहीं है। इस मामले में केरल देश का सिरमौर बन गया है। नीति आयोग के 2021 के आंकड़ों को अगर आप देखते हैं तो पता चलता है कि भारत में 14.96% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। गुजरात में ये प्रतिशत, गुजरात इसलिए कि गुजरात मॉडल की बड़ी चर्चा होती है, तो गुजरात में 11.66% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। उत्तर प्रदेश में, जहां राम राज्य आ चुका है, 22.93% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। और बिहार देश का सबसे गरीब प्रांत है, जहां 33.76% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी लगभग 1/3 आबादी। गरीबी रेखा के इस पैमाने को बहुआयामी गरीबी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें आर्थिक आय व्यय ही नहीं बल्कि जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी चीजें शामिल होती हैं। इस तरह एक परिवार और व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए अलग अलग ठोस कदम उठाए गए केरल में। इस काम में राज्य सरकार और अन्य सभी स्थानीय निकायों, संस्थाओं, पंचायत, जिला परिषद, महापालिका, नगर पालिका आदि ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। इसमें कई स्थानीय निकायों में विपक्षी पार्टियां बहुमत में थी, उनका उन संस्थाओं पर नियंत्रण था, लेकिन सभी ने मिलकर केरल के हर परिवार और व्यक्ति को गरीबी रेखा से निकालने के लिए पूरी तरह एकजुट होकर काम किया और उसका फायदा पूरे केरल को मिला। केरल की तस्वीर बदल गई। केरल इंसानी उन्नति, प्रगति और समृद्धि में सबकी साझेदारी के मामले में भारत का सबसे उन्नत प्रदेश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे उन्नत विकसित देशों की बराबरी करता है। कुछ तो जो पश्चिमी देश हैं उनसे भी आगे हो गया है केरल। इनमें अमेरिका तक है, पश्चिमी यूरोप, चीन और क्यूबा जैसे देश शामिल हैं। इस बात की पुष्टि नीति आयोग की 2023-24 की रिपोर्ट भी करती है। नीति आयोग की रिपोर्ट जो कहती है वो आपके सामने है। केरल मानव विकास सूचकांक में भारत का शीर्ष प्रदेश है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिससे पता चलता है कि दरअसल विकास का स्तर क्या है। नीति आयोग ने केरल को इस मामले में 79 अंक दिए हैं। 78 अंक के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और बिहार को सिर्फ 57 अंक मिले हैं। बिहार और केरल के बीच 22 अंकों का अंतर है। नेशनल सर्वे 2025 की रिपोर्ट के अनुसार केरल की साक्षरता दर 96.2% है। ध्यान दीजिए, 96.2%। भारत की कुल औसत साक्षरता दर कितनी है? 77.7%। और यूनेस्को के आंकड़ों के अनुसार विश्व की साक्षरता दर औसत 86.5% है। यानी विश्व के औसत से केरल बहुत आगे है, भारत से तो आगे है ही। केरल की जो साक्षरता दर है भारत की औसत साक्षरता दर से करीब 18% और विश्व की साक्षरता की औसत दर से 10% ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष है, यानी औसत रूप से भारत में व्यक्ति का जीवन 72 वर्ष माना गया है औसतन।
और केरल में कितना है? केरल में है 78.26%, यानी माफ़ करिएगा 78 वर्ष से ज़्यादा। उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना में देखें तो केरल में जो जीवन की प्रत्याशा है वो 8 वर्ष अधिक है। यानी कोई अगर केरल में रहता है तो वो बिहार और उत्तर प्रदेश के तुलना में 8 साल ज़्यादा जिएगा औसतन। और विश्व की जो औसत जीवन प्रत्याशा है वो है 73.1, यानी 73 वर्ष के आसपास औसत जीवन है पूरी दुनिया में। तो भारत में केरल वो राज्य है जो यहाँ से भी 5 साल ज़्यादा है। केरल में प्रति 1000 लोगों के बीच जो माफ़ करिएगा जो 1000 रुपया है वो स्वास्थ्य सेवाओं पर केरल प्रति व्यक्ति खर्च करता है, यानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1000 रुपये, जबकि पूरे भारत में औसत खर्च है 250 रुपये, सिर्फ 250। केरल में राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 3.46% शिक्षा पर खर्च किया जाता है, आवंटित किया जाता है। भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में 2.5% खर्च करने का प्रावधान किया है, लेकिन सिर्फ 1.9% से आसपास ही खर्च किया गया। केरल में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1 डॉक्टर उपलब्ध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे सबसे उन्नत अनुपात मानता है। विश्व में यह औसत है प्रति 1500 लोगों पर 1 डॉक्टर। और इसका एक और नतीजा आप देखें, केरल में 1000 जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें सिर्फ 5 बच्चों की मौत होती है, जिसे हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। और पूरे भारत में लेकिन यह औसत है 25, यानी 25 बच्चे 1000 बच्चे जो जन्मते हैं उनमें उनकी मौत हो जाती है। अमेरिका में 5.6 बच्चों की मौत होती है। अब जाहिर है दशमलव में बच्चों की मौत नहीं होती, एक औसत है। तो अमेरिका से बेहतर स्थिति केरल में है, क्योंकि केरल में शहर हो या गांव 99% के आसपास जो माँ प्रसव होता है वो एक प्रशिक्षित नर्स और डॉक्टरों की देखरेख में होता है। तो इसकी वजह से वहाँ पर शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। और केरल में जो मजदूरी का औसत है वो 700 रुपये से अधिक है प्रतिदिन, यानी दिहाड़ी मजदूर जो पूरे देश में है उससे 4 गुना ज़्यादा औसत मजदूरी केरल में है। मध्य प्रदेश में मजदूरों को सबसे कम मिलता है 292 रुपये प्रतिदिन। अब जरा केरल का कुल हाल देख लेते हैं। केरल भारत के नक्शे में आप देखें एकदम दक्षिण पश्चिमी कोने में केरल है, अरब सागर के तट पर, पश्चिमी घाट और समंदर के बीच। भारत की कुल ज़मीन है उसका 1.18% केरल के पास है। इसके 3 क्षेत्र हैं, तटवर्ती मैदान, मध्य में पहाड़ियाँ और फिर पश्चिमी घाट। 44 नदियाँ हैं, बैक वाटर्स है, 580 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, भारी मानसूनी बारिश होती है 3000 मिलीमीटर प्रति वर्ष, हरे भरे जंगल, नारियल के पेड़ और जैव विविधता। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में भी बेहद समृद्ध है। यहाँ की मसाले, काली मिर्च, इलायची, रबर, नारियल और मछली, इन सब का दूर दूर तक व्यापार होता है। मसाले तो यहाँ से अरब और रोम तक जाते रहे हैं बहुत ज़माने से। कहते हैं कि पश्चिम को सभ्य बनाने में काली मिर्च का बड़ा योगदान रहा है जो केरल से जाती थी। केरल को ईश्वर का अपना घर कहा जाता है, हालांकि ये उसकी सुंदरता की वजह से तो है, लेकिन ये एक टैगलाइन है। 1989 में केरल पर्यटन विभाग के लिए एक विज्ञापन एजेंसी के क्रिएटिव डायरेक्टर वॉल्टर मेंडेज ने ये जुमला गढ़ा था ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। लेकिन ये सच है कि केरल बेहद खूबसूरत क्षेत्र है भारत का। वैसे ईश्वर का तो पता नहीं, लेकिन केरल की सरकारों ने इसे इंसानों के रहने लायक एक खूबसूरत जगह तो बनाई ही है। तो केरल की सामाजिक बुनावट पर भी नज़र डाल लेते हैं। केरल में अनुमान है कि 3.61 करोड़ उसकी जनसंख्या है। हालांकि अभी 2021 को जनगणना होनी थी, नहीं हुई, 2011 के ही आंकड़े हैं। तो उसके अनुसार केरल में हिंदू 54.7% हैं
और मुस्लिम आबादी 26.6% है और ईसाई आबादी 18.6% है। स्पष्ट है कि केरल में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों की आबादी अच्छी खासी है, यानी आबादी में अनुपात अच्छा खासा है। करीब आधे हिंदू हैं तो 1/4 मुस्लिम है और करीब 20% ईसाई। केरल मॉडल इस बात का सबूत है कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई न केवल शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ रह सकते हैं बल्कि मिलकर अपने प्रदेश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। दुनिया का एक उन्नत प्रदेश केरल को उन्होंने बना दिया है। नफरती राजनीति के इस प्रचार को केरल मॉडल ध्वस्त करता है कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई कभी भी साथ में भाईचारे के साथ नहीं रह सकते, या अल्पसंख्यकों की आबादी जहां ज्यादा होती है वहां सांप्रदायिक तनाव होने लगता है। सच्चाई यह है कि केरल देश का सबसे अधिक सांप्रदायिक सद्भाव वाला राज्य है। ऐसा नहीं कि कोशिशें नहीं होती, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से किसी भी आग को भड़कने से रोक दिया जाता है, जबकि तमाम दूसरे राज्यों में इसका उल्टा होता है। ये सरकारों की इच्छा शक्ति पर निर्भर है कि कोई घटना सांप्रदायिक स्वरूप लेकर भड़केगी या उस आग को तुरंत बुझा दिया जाएगा। वैसे इस स्थिति से सबसे ज्यादा निराशा बीजेपी को होती है, जिसके पास सांप्रदायिक विद्वेष भड़काकर राजनीतिक लाभ लेने का एक सिद्ध फॉर्मूला है। केरल में उसकी दाल नहीं गल पाती, हालांकि उत्तर भारत में वो छाई हुई है। कुछ साल पहले 2021 में केरल के इकलौते विधायक थे उस समय ओ राजगोपाल। उन्होंने क्या कहा था वो देखिए। उन्होंने कहा था कि केरल में 90% साक्षरता है, लोग सोचते हैं, बहस करते हैं, ये शिक्षित लोगों की आदतें हैं। केरल में बीजेपी को सफलता ना मिलने का यही कारण है, यानी जहां लोग सोचेंगे, समझेंगे, पढ़े लिखे होंगे, बहस करेंगे, वहां बीजेपी की दाल नहीं गलती है, ऐसा ओ राजगोपाल ने कहा था। वैसे केरल ने जो तरक्की की है वो अचानक नहीं की है। कभी केरल में भयानक सामंती जकड़न थी, जाति दमन और जमींदारी प्रथा बहुत आतंककारी थी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन मुद्दों के आधार पर वामपंथी आंदोलन ने केरल में जड़ जमा ली थी। EMS नमूद्रीपाद केरल के ही नहीं, देश के बड़े वामपंथी नेता। केरल की आज की तरक्की के पीछे वहां आज़ादी के पहले से चल रहे कम्युनिस्ट आंदोलन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जाति दमन और जमींदारी के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ने जबरदस्त आंदोलन संगठित किया था। आज़ादी के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन एक्ट के तहत केरल की स्थापना हुई और 1957 में CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने चुनाव में जीत हासिल की। इससे पहले कम्युनिस्टों की ख्याति बंदूक के बल पर सत्ता दखल की थी, लेकिन यह भारत की खासियत ही थी कि दुनिया की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार केरल में बनी। EMS नंबूद्रीपाद मुख्यमंत्री बने। भूमि सुधार बड़े पैमाने पर हुआ, जमींदारी खत्म करने का जो प्रयास था उसको तेज किया गया। कम्युनिस्ट चूंकि भौतिकवादी दर्शन पर यकीन रखते हैं, इसलिए स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए, ना कि मंदिर या मस्जिद। उसकी प्रतिद्वंदिता कांग्रेस से थी, जिसने कम्युनिस्टों को इस मोर्चे पर पीछे छोड़ने की कोशिश की। कुल मिलाकर जीवन की बेहतरी राजनीतिक स्पर्धा का केंद्र बन गई और आज केरल ने चमत्कार करते हुए गरीबी को मिटा दिया है। जबकि बीते 4 दशकों में उत्तर भारत के राज्य लोक की जगह परलोक की राजनीति में ज्यादा व्यस्त रहे। शिक्षा, समृद्धि और स्वास्थ्य की जगह मंदिर, मस्जिद ज्यादा महत्वपूर्ण राजनीतिक विमर्श बने रहे। नतीजा यह है कि उत्तर के राज्य गरीबी, भुखमरी, शिक्षा और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, मानव विकास के मानकों पर त्राही त्राही कर रहे हैं। हालत यह है कि 20 साल के शासन में बिहार को सबसे गरीब राज्य बनाए रखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है। खैर, चुनाव अपना अपना, मर्जी आपकी, सर भी है आपका। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा ये शो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.